बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। वो सारी फ्रेंड्स कॉलेज लॉन में बैठी जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में जाने के हवाले से बहस मुबाहिसा कर रही थी। ये कराची शहर का महंगा तरीन प्राइवेट कॉलेज था। आम मतवस्सित तबका इस कॉलेज में एडमिशन का सोच भी नहीं सकता था। यहाँ की मंथली फीस ही किसी गरीब की एक माह की तनख्वाह से ज़्यादा थी। जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे तालीम महंगी होती जा रही है। वो चारों फ्रेंड्स फ्री पीरियड में बैठी कॉन्सर्ट के लिए बहुत पुरजोश थी, जहां मुल्क के नामवर गुलकार ने आकर मिली नगमे गाकर सोई हुई कौम को जगाना था। प्रीशे और हिना स्कूल फ्रेंड्स थीं, जबकि निम्रा और सना से उनकी दोस्ती यही हुई थी। तुम क्या पहनोगी प्रीशे? सना अब उसे पूछ रही थी। प्रीशे ने नया ड्रेस लेना था जिसकी शर्ट का एक बाजू वाइट और ग्रीन था, जिसके गले पर हल्की सी कढ़ाई थी और पैंट वाइट थी। दुपट्टे के बगैर ये ड्रेस वो शहर के महंगे बुटीक पर 2 रोज पहले ऑर्डर दे आई थी, जिसकी कीमत 30,000 से अबव थी। मम्मा से उसकी बहुत बहस के बाद वो ये ड्रेस ऑर्डर करने में कामयाब हुई थी। आखिर उसकी मुल्क की आज़ादी का दिन था, शानदार लिबास पर उसका हक बनता था। अभी कुछ नहीं लिया, प्रीशे ने साफ झूठ बोल दिया। वो नहीं चाहती थी कोई उस जैसा लिबास पहने। सना और निम्रा जानती थी वो यकीनन झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करती आ रही थी। तुम लोग क्या पहनोगे? प्रीशे वही लॉन में लेट चुकी थी। बादल और हवा ने गर्मी के तासुर को खत्म कर दिया था। मैं तो आज मार्केट जाऊंगी, जेजे से ही कुछ बाय करूंगी। ये हिना थी जिसके अब्बू बैंक में एक आला ओहदे पर फाइज थे। तुम लोग भी चलो, साथ में शॉपिंग कर लेंगे। आतिफ असलम ने आना है इस बार, कुछ अच्छा ही पहनना होगा। आतिफ असलम इन सब का फेवरेट सिंगर था। उसका कॉन्सर्ट यहाँ मिस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा हो जो आतिफ के गानों को पसंद न करता हो। निम्रा और सना फौरन रजामंद हो गईं। मैं घर पहुंचकर ही बताऊंगी, प्रीशे आंखें मूंदे बोली। उसका इरादा जाने का नहीं था। प्रीशे तुम चलोगी वरना शॉपिंग का मजा नहीं आएगा। हिना ने उसे वार्निंग दी और हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। प्रीशे उठ बैठी और एक अदा से मुस्कुराई। ये ग्रुप उसकी मौजूदगी के बगैर बिल्कुल अधूरा था। अपनी अहमियत उसे अच्छे से मालूम थी, इसीलिए उसका गुरूर आसमान को छुआ करता था। अपने खूबसूरत गोल्डन बालों को उसने झटका दिया। इतना फोर्स करोगी तो आना ही पड़ेगा। उसने जैसे इन सब पर एहसान किया। उसकी यही अदा निम्रा को सख्त जहर लगा करती थी, मगर वो प्रीशे के ज्यादा मुंह नहीं लगती थी, वरना मुंह की खानी पड़ती थी। मगरिब के बाद वो दोस्तें लकी वन में मौजूद थीं, शहर का महंगा तरीन शॉपिंग मॉल। बिल्डिंग ही बिल्डिंग शीशे की तरह चमकता हुआ, जिसे देखकर ही ऐसा लगे जैसे बाहर मुल्क के किसी बड़े मॉल में मौजूद हो। यहाँ से शॉपिंग करना आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर था। यार कुछ पसंद नहीं आ रहा, सना तंग आकर बोली। मैं कुछ यूनिक लेना चाहती हूँ। सबकी यही सोच थी, कुछ यूनिक, सबसे अलग। उस जैसा लिबास किसी के पास ना हो। इसी हिसाब से उन दोस्तों को कुछ पसंद आकर नहीं दे रहा था। पिज़्ज़ा खाकर वो मॉल से निकल आईं। अभी 14 अगस्त में दिन रहते हैं, कुछ खरीद लेंगे, प्रीशे ने बेनियाजी से कहा। उसकी बेनियाजी से सबको अंदाजा हो चुका था, वो अपने लिए खरीद चुकी है। लगता है प्रीशे तुम खरीद चुकी हो, निम्रा ने बबल चबाते हुए उसके साथ चलते हुए कहा, जो हैंडबैग को कंधे से लगाए बेनियाजी से चल रही थी। अरे नहीं यार, अभी लेना है। मैं सर पर सवार नहीं करती। प्रीशे ने नॉर्मल अंदाज में निम्रा को देखा, मगर निम्रा को यकीन नहीं हुआ। वो प्रीशे की आदत इस 1 साल में अच्छे से समझ चुकी थी। चलो तुम ना बताओ, मेरे फोर्स करने पर भी तुमने कौन सा बता देना है। निम्रा ने तीखी निगाह प्रीशे पर डाली। प्रीशे कहकहा लगाकर हंसती और पार्किंग में खड़ी गाड़ी में वो चारों दोस्तें बैठ गईं। गाड़ी हिना की थी, वो ही ड्राइव कर रही थी। अगर तुम ऐसा ही समझती हो तो ऐसा समझती रहो, आई डोंट केयर। प्रीशे ने एक बार फिर अदाए बेनियाजी से कहा। वेल, मैं जो भी पहन लूँ मुझ पर सूट करता है, सो मैं इन झंझटों में खुद को ख्वार नहीं किया करती। आम सी चीज भी मुझ पर बहुत खास लगती है। वो निम्रा पर चोट कर चुकी थी, जो प्रीशे के मुकाबले में आम सी वाजबी शक्लो सूरत की थी, जिसका कद पे मुश्किल 5 फुट भी नहीं था। निम्रा दिल ही दिल में बल खाकर रह गई, मगर मजीद उस मगरूर हसीना के मुंह ना लगने का वो दिल में अहद कर चुकी थी। हिना ने मुस्कुराकर उसे उसके घर के गेट पर ड्रॉप किया। वो मुस्कुराहट सब पर उछालती हुई बाय बोलकर घर के गेट को पार कर गई।
अंदर मामा बाबा खाना खाकर लॉन में वॉक कर रहे थे। हेलो एवरीवन। वो राहदारी से होती हुई लॉन में मामा पापा के पास ही आ गई। एम्प्टी हैंड्स। पापा ने उसके करीब आने पर खाली हाथों को इस्तफसार से देखा। कुछ पसंद नहीं आया। प्रीशे हैंडबैग को पास रखी चेयर पर उछालकर कंधे उचकाकर बोली और मामा बाबा के दरमियान जाकर दोनों का एक एक बाजू मोहब्बत से थामकर हम कदम चलने लगी। माँ बाप की वो एक ही थी, लाड प्यार से बिगड़ी हुई औलाद। कुछ तो ले लेना था मेरी गुड़िया ने। पापा ने मोहब्बत से उसे कहा। पापा, आपकी गुड़िया को कुछ भी आसानी से पसंद नहीं आता। उसके लहजे में अनदेखा गुरूर झलक रहा था। मेरी चॉइस बहुत मुश्किल है पापा। मामा को आंख मारकर वो बोली। वाकई बहुत मुश्किल पसंद है आपकी लाडली की। मम्मा ने इस दफा प्रीशे को घूरा, मगर प्रीशे लाड से पापा के कंधे पर सर टिका चुकी थी। तुम्हारी दादी बहुत बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं, जाकर उन्हें सलाम कर लो, मम्मा ने उसे कहा। ओ मेरी प्यारी ग्रैंड माँ। प्रीशे फौरन ही दादी के रूम की जानिब दौड़ी। भागती हुई प्रीशे दादी के रूम में दाखिल हुई। दादी जान बैठकर नमाज पढ़ रही थी। प्रीशे वहीं दादी के बिस्तर पर दराज हुई और मोहब्बत से दादी को नमाज पढ़ते हुए देखने लगी। प्रीशे अपनी ग्रैंड माँ से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी जान अपनी ग्रैंड माँ में कैद थी। ग्रैंड माँ ने सुकून से नमाज पढ़ी और प्रीशे को देखा तो उसे घूरा। कितनी बार कहा है ये मर्दाना कपड़े पैंट शर्ट ना पहना करो। ग्रैंड माँ ने खफकी से उसे देखा। ओ ग्रैंड माँ। प्रीशे ने ग्रैंड माँ के गले में बाजू हाइल किए। ये फैशन है आजकल, सब यही ड्रेसिंग करती हैं। आजकल की यही डिमांड है दादो। प्रीशे ने दादी का चेहरा चूमा। दादी ने भी उसे प्यार से देखा। औरत अपने अंदर बहुत राज छुपाए होती है, उसे पर्दे में ही रहना चाहिए। सरेआम इस तरह बेपर्दा मर्दाना लिबास पहनना औरत को जेब नहीं देता। दादी ने उसे फिर समझाया। दादी छुपी हुई तो हूँ। प्रीशे दादी के सामने आकर खड़ी हुई। देखें, बॉडी का कोई पार्ट नजर नहीं आ रहा। प्रीशे हर दफा की तरह इस बार भी दादी की बात पर उकताई, मगर दादी कभी हार नहीं माना करती थी। अबाया किया कर ताकि किसी गैर मर्द को तुझे देखकर दिल में शैतानी ख्याल पैदा ना हो। जब मर्द पर शैतान आता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता मेरी चंदा। इसीलिए तुझे समझाती हूँ, खुद को ढांप कर रख ताकि मक्खियाँ तेरे गिर्द मुंडलाई नहीं। बाज़-औक़ात बहुत गंदी मक्खियाँ भी छोटी मक्खियों के बीच आ जाती हैं जो बीमारियाँ फैलाती हैं। जब वो मक्खियाँ इंसान पर बैठ जाएं, अपनी बीमारी मुंतकिल कर जाती हैं। दादी उसे देखते हुए अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा रही थी, मगर प्रीशे को दादी की मुश्किल बातें कभी समझ में नहीं आया करती थी। ये बातें भी प्रीशे के सर से गुजर गईं। अच्छा ग्रैंड माँ। प्रीशे ने बात खत्म की। बहुत नींद आई है, अब सोती हूँ। दादी के गाल पर वो चूमती हुई बाहर चली गई और दादी ने उसे बहुत ताज्जुब से देखा। म्यूजिक का बहुत बेहंगम शोर, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्रीशे अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉन्सर्ट में मौजूद सबसे आगे लॉन में खड़ी डांस कर रही थी। फिट शर्ट में उसके जिस्म का हर अंग बहुत खूबसूरती से अयां था। ऊपर से उछलती कूदती बहुत से लड़कों की धड़कनों के तार बुरी तरह छेड़ रही थी, मगर इन सब से बेखबर वो सिंगर के साथ गाने पर लिपसिंग कर रही थी। प्रीशे का कयामत भरा हुस्न शोला बना हुआ था जो देखने वालों को जला रहा था। आईफोन हाथ में लिए प्रीशे हर जाविये से पिक्चर बना रही थी। उसकी अदा ऐसी थी, सबकी निगाह भटक भटक कर उसी पर ठहर रही थी। यार हिना, मेरे साथ वॉशरूम तक चलो, वो हिना के कान में चीख कर बोली। तुम जाओ, पास में ही तो है यार, हम एंजॉय कर रहे हैं। हिना ने हरी झंडी दिखाई। प्रीशे एक मुक्का उसे रसीद करते हुए हजूम को चीरती हुई हॉल से बाहर की जानिब आई। वो अपने ध्यान में इस बात से बेखबर थी, कोई उसके पीछे उसके ताक़ुब में है, उसके शोला बने हुस्न को छूने को बेताब है। वो हुस्न जो मुकम्मल दावत देता हुआ चिंगार रहा था। वो गुनगुनाती हुई वॉशरूम की साइड पर आई। सब लोग हॉल में झूम रहे थे। वॉशरूम की तरफ बिल्कुल वीरानी थी। एक पल को प्रीशे के दिल में आया वो यहाँ से चली जाए, मगर फिर सर झटक कर वॉशरूम का दरवाजा खोला और उसी वक्त किसी ने पीछे से उसे दबोच कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्रीशे चीख भी नहीं सकी। वो जो कोई भी था उसे सख्ती से दबोचे अपने मचलते जज्बात को कंट्रोल करने में नाकाम था। कमर से उसे पकड़े आज प्रीशे को तहस नहस कर देने के दर पर था। अपने गलीज होंठ वो प्रीशे की गर्दन पर रखे हुए वॉशरूम में मुकम्मल घसीट चुका था। प्रीशे आंख वा किए चीखने और उसे रोकने से मुकम्मल कासिर थी। आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। उस मर्द के हाथों ने प्रीशे के नाजुक हाथों को सख्ती से जकड़ लिया था। अगले ही पल प्रीशे ने उसे पीछे से अपनी कोहनी उसके पेट में पूरी शिद्दत और कुव्वत से पेवस्त की कि वो बिलबिला उठा।
मोबाइल प्रीशे के हाथों से छूटकर मार्बल के फर्श पर चिकनाचूर था। यही वो पल था, उस मर्द की गिरफ्त कमजोर हुई और प्रीशे ने इस मौके से फायदा उठाते हुए एक भरपूर कांपती हुई लात उसके पेट पर मारी। ये वार भी बहुत शिद्दत लिए हुए था। वो मर्द हैरत से आंखें फाड़े प्रीशे को देख रहा था, जो रोते हुए उस पर वार कर रही थी। फिर प्रीशे ने मुड़कर नहीं देखा और तेजी से वॉशरूम से निकली। हॉल के अंदर जाने के बजाय बाहर को भागी। अब उसे कोई होश नहीं था। बाहर रात का अंधेरा फैला हुआ था। वो सड़क पर कहीं भी देखे बगैर भाग रही थी। सामने से आती हुई टैक्सी को उसने बामुश्किल हाथ देकर रोका। किसी तरह हिम्मत मजतमा करके टैक्सी वाले को एड्रेस बताया। उसे कुछ होश नहीं था। उसका पूरा जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। आज कैसी अनहोनी उसके साथ होने वाली थी। इन लम्हों को सोचकर प्रीशे की रूह कांप रही थी। प्रीशे को अपनी गर्दन पर बिच्छू रेंगता हुआ महसूस हुआ। प्रीशे अपना क्लच वहीं वॉशरूम में गिरा चुकी थी। चौकीदार को उसने पैसे देने को कहा और तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई। घर में घुसते ही उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मामा पापा भी 14 अगस्त की पार्टी में गए। प्रीशे भागती हुई दादी के कमरे में आई। दादी नमाज पढ़कर अभी बैठी ही थी। प्रीशे उनके गले लगकर ज़ारो कतार रो दी। उसका दिल फटा जा रहा था। अपने वजूद से प्रीशे को घिन आती हुई महसूस हुई। अपने पेट पर उसे कीड़े रेंगते हुए महसूस हुए। दादी इस कदर अचानक उसके आने और रोने पर बहुत परेशान हो उठी थी। प्रीशे मेरी चंदा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? तू तो बाहर गई हुई थी गाने वाले फंक्शन में, फिर इस तरह रोती हुई क्यों आई है? दादी उसका चेहरा थामे फिक्रमंदी से पूछ रही थी। क्या किसी दोस्त से लड़ाई हुई? दादी उसे इस तरह रोते देखकर अंदाजा लगाने लगी, मगर ये सुनकर प्रीशे मजीद रो दी। रोते हुए उसने इनकार में सर हिलाया। फिर क्या हुआ, मुझे बता। दादी को भी किसी अनहोनी का इदराक हो गया। प्रीशे ने रोते हुए सब बता दिया। उसकी हिचकी बन चुकी थी। ऐसे हालात का उसने कभी सोचा भी नहीं था। दादी अपना दिल थाम कर रह गईं। प्रीशे को अपने सीने से लगा लिया। मेरी गुड़िया, इसीलिए तुझे पर्दे का कहती थी। खुद को छुपा। मर्दों की नीयत माथे पर नहीं लिखी होती कि किस नज़र से और नीयत से देख रहे हैं। बाज मर्द सिर्फ अपने घर की औरतों को औरत समझते हैं, बाहर की औरत को मुफ्त का माल, जिस पर जब दिल चाहा हाथ साफ कर दिया। चंदा, इस्लाम में इन्हीं बातों की वजह से पर्दे का हुक्म दिया गया है, ताकि तुम पहचानी जाओ। दादी उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए समझा रही थी। दादो, मैं तो अपने मुल्क की आज़ादी की खुशी में गई थी। मेरा मुल्क पाकिस्तान आज के दिन आज़ाद हुआ था। क्या अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करना जुर्म है? बहती आंखों से वो सरापा सवाल बनी हुई थी। तुझे इस मुल्क की आज़ादी का मतलब पता है? दादी ने बहुत गहरी नज़र से प्रीशे को देखते हुए सवाल किया। जी दादो, उसकी आवाज़ भर आई हुई थी। 1947 को पाकिस्तान अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। प्रीशे अपनी मालूमात दादी को पहुंचा रही थी। प्रीशे ने अपने आंसू साफ किए। नहीं मेरी बच्ची, आज़ादी का मतलब तुम लोगों को सही से नहीं पता। आज मैं तुम्हें बताती हूँ। दादी कहीं दूर, बहुत दूर हिंदुस्तान में पहुंच चुकी थी। इस्लाम दीन के 3 बच्चे थे। एक बेटी हमीदा 9-10 साल की और 2 बेटे उस्मान और लुकमान 11 और 12 साल के। हिंदुस्तान में बहुत खुशहाली से ये खानदान रह रहा था। बीवी, बच्चे और प्यारा सा अपना घर। मगर इसी दौरान आज़ादी के हंगामे जाग उठे। सिख बरादरी बंटवारे के हक में हरगिज नहीं थी। आए दिन के जुलूस और हंगामे अब रहने लगे थे। करीब के गांव में सिखों ने बहुत बार हमला किया हुआ था। अब यहाँ मजीद रहना खतरे से खाली नहीं था। सुरैया बेगम, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अब यहाँ से जाना नागुज़ीर हो चुका है। इस्लाम दीन मुतफक्किर से अपनी बीवी से मुखातिब हुए। अल्लाह हमारा मददगार है, आप परेशान क्यों होते हो? सुरैया बेगम अपने शौहर के पास चारपाई पर आ बैठी। सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। अब हमें भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इस्लाम दीन अपने तीनों बच्चों को खेलते हुए देखकर बोले। सिखों ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। सुरैया भी अफसुर्दा थी। बहुत बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और औरतों की असमत को तार तार किया गया है। बेहतर है हम कल ही यहाँ से निकल चलें। इस्लाम दीन अब मजीद एक दिन भी यहाँ रुकने के हक में नहीं थे। और ये घर, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? सुरैया का दिल अपने घर को छोड़ने पर रज़ामंद नहीं था। अपनी जान और इज्जत को बचाने की खातिर इन चीज़ों की कुर्बानी देना मजबूरी है, वरना कुछ बैद नहीं सिख यहाँ इस इलाके में भी हमला कब कर दें। सुरैया खामोशी से रोने लगी। इस्लाम दीन ने बीवी को गले से लगा लिया और उसका अपना दिल इस जगह को इस तरह छोड़कर जाने पर गम से चूर था।
मगर हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे, अपनी जान बचाकर निकलना अब जरूरी हो गया था। अगले दिन इस्लाम दीन ने ज़रूरत का कुछ सामान बांधा और इस घर को हमेशा के लिए खैराबाद कहकर बीवी बच्चों को लिए घर से निकल खड़े हुए। पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बैठे वो ट्रेन चलने के मुंतजिर थे। अब्बू ट्रेन कब रवाना होगी? उसका छोटा बेटा लुकमान बार बार एक ही सवाल किए जा रहा था। बेटा बस कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ेगी और फिर हम अपने मुल्क में आज़ादी से रहेंगे। इस्लाम दीन ने बहुत प्यार से लुकमान को जवाब दिया, अब्बू वहाँ हमें कोई सिख मारेगा तो नहीं? ये सवाल उनके बड़े बेटे उस्मान ने किया था। नहीं, वो हमारा अपना मुल्क होगा जहाँ हम इस्लाम के मुताबिक आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई हमें तंग नहीं करेगा। इस्लाम दीन नए मुल्क के जाने के ख्याल से बहुत सरशार थे। अब्बू हमारे मुल्क का नाम क्या होगा? उसके साथ बैठी उनकी बेटी ने ये सवाल किया था। मेरी चंदा, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, जिसका मतलब है पाक लोगों की सरजमीन, जहाँ इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक सब मुसलमान अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, जहाँ सिर्फ मुसलमान होंगे, जहाँ हर जगह मसाजिद होंगी, जहाँ मुसलमान पूरी आज़ादी। और उनकी बात अभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी, उसी वक्त जालिम सिखों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। हमीदा अपने बाप के साथ चिपकी हुई बैठी थी। सिखों ने आते ही साथ ही एक ही कुल्हाड़ी के वार से उसके बाप को मौत के घाट उतार दिया था। बाप को खून में लथपथ देखकर हमीदा को सख्ता तारी हो गया। वो भी बाप के साथ उसके नीचे दबी रह गई। इस्लाम दीन को मारने के बाद हमीदा के दोनों मासूम भाइयों को भी मार दिया गया और उसकी माँ की इज्जत उस ट्रेन में तार तार कर दी गई, जो चीखती रही, चिल्लाती रही और भीख मांगती रही, मगर उस औरत के सामने उसके छोटे बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और फिर उसका सुहाग उजाड़ दिया गया था। आधी तो वो उसी वक्त मार दी गई थी और पूरी अपनी बेहुरमती ने उसकी जान ले ली। खुदा को हमीदा की जिंदगी मंजूर थी। सिख उसे मुर्दा समझकर छोड़ गए और उसके बाद हमीदा बेहोश हो गई। न जाने कितने घंटे उसने बेहोशी में गुजारे। जब होश आया, अपने मुल्क में एक खैमे में मौजूद थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। होश में आने के बाद भी कितने ही दिन उस पर सख्ता तारी रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका सख्ता टूटा और दिन रात अपनी माँ बाप और भाइयों को याद करके रोती रहती। ट्रेन उसकी आंखों में चिपक कर रह गई थी और फिर एक नेक बे औलाद जोड़े ने हमीदा को गोद ले लिया। उसे इतनी मोहब्बत थी, वो अपना गम भूल गई। उसके बहुत लाड उठाए। जहाँ नसीब ने उसकी इतनी बड़ी आजमाइश ली थी, वहीं उसे इस गम को भुलाने का सामान भी किया था। उस बे औलाद जोड़े ने सगी औलाद से बढ़ के हमीदा को मोहब्बत दी, उसकी परवरिश की और अच्छी जगह शादी की। जहाँ दादी ये दास्तान सुनाते हुए रोती रही थी, वहीं प्रीशे भी ये दास्तान सुनते हुए दादी की गोद में सर रखे मुसलसल रोती रही। मेरी चंदा, क्या तू जानती है वो हमीदा कौन थी? दादी ने आंखें बंद किए पड़ी प्रीशे से सवाल किया। प्रीशे ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। हाँ मेरी बच्ची, वो हमीदा मैं ही हूँ। मेरी आंखों ने अपने बाप को, अपनी माँ को और अपने भाइयों को अपने सामने मरते हुए देखा था। मेरे वो माँ बाप जो आंखों में एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब सजाए हुए यहाँ आना चाहते थे, मगर दरिंदों ने उन्हें यहाँ तक जिंदा आने नहीं दिया था। उन्हें वहीं ट्रेन में कत्ल कर दिया गया था। बहुत सी औरतों को बेआबरू किया गया था। बहुत सी औरतों ने इज्जत बचाने की खातिर खुदकुशी की थी। कितने ही लोग इस मुल्क को देखने की हसरत लिए वहाँ मार दिए गए थे। आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली थी, बहुत कुर्बानियाँ देकर हासिल की गई। आज़ादी का कर्ज बहुत बड़ा चुकाना पड़ा। सब्ज कपड़े पहनकर नाच गाना करके क्या इस अजीम मुल्क की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज उतारा जा सकता है? नहीं प्रीशे, ये मुल्क इस खातिर नहीं बनाया गया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज़म कुछ और था। इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाना था। अगर अंग्रेजों के नक्शे कदम पर ही चलना था तो इस आज़ादी का क्या फ़ायदा? ये कौम तो आज भी उन्हीं की गुलामी कर रही है। उन्हीं के कदम पर उनकी रिवायात को अपनाते हुए ज़हनी तौर पर उन्हीं की गुलाम है। ये कौम आज भी आज़ाद नहीं हुई है। बेलिबास मामूली थोड़े से कपड़े पहनकर अंग्रेजों की गुलामी पर फख्र महसूस करती हुई ये कौम है। दादी की सच्ची और कड़वी बातों पर प्रीशे ने दुख से आंखों को सख्ती से बंद कर लिया, क्योंकि दादी का एक एक लफ्ज़ सच्चा था। हम आज़ाद तो हो गए, मगर अपने जहनों को आज़ाद नहीं कर पाए। इस मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया गया, इस मकसद को भूल गए। इस्लामी इक़्तिदार को भूल गए। आज औरतें जिस्म की नुमाइश करके खुद को मॉडर्न शो करके फ़ख्र महसूस करती हैं। क्या ये मुल्क इस मकसद की खातिर बनाया गया था? ये मुल्क तो इस्लाम के नाम पर बनाया गया है और इस्लाम कहता है खुद को छुपाओ, कोई गैर मर्द तुम्हें ना देखे।
मेरी चंदा, खुद को छुपाओ, अपने जिस्म पर ओढ़नी डाल लो ताकि पहचानी जाओ कि तुम मुसलमान औरत हो। दादी ने अब प्रीशे को खुद से लगा लिया था। तुमने देखा होगा, पर्दा करने वाली औरतों को मर्द एक नज़र देखने के बाद दोबारा नहीं देखते, क्योंकि उन्हें इल्म ही नहीं होता अंदर क्या है। जब एक खुल्लम खुल्ला औरत मर्दाना लिबास में उनके सामने से गुजरेगी तो वो अपनी आंखों को उसके हुस्न से सेंकेंगे, मुफ्ताई कोई चीज समझेंगे और उसका पीछा करेंगे कि शायद मौका मिल जाए, क्योंकि ये तो मगरबी तर्ज का लिबास पहने है, बेलिबास औरत है। इसलिए मेरी चंदा, मैं तुम्हें हमेशा पर्दे की तलकीन करती आई हूँ। खुली चीजों पर मक्खियाँ बैठकर गलाजत फैलाती हैं, मगर ढकी हुई अशिया पर मक्खियाँ गलाजत फैलाने में नाकाम रह जाती हैं। आज दादी की बातें प्रीशे के दिल में उतर रही थीं। उसे लगा वो बेलिबास बैठी है। आज प्रीशे को खुद से भी शर्म महसूस हुई। अपनी सोचों को अब अंग्रेजों से आज़ाद करना होगा। उन्हें बताना होगा, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम मुसलमान हैं। जहां औरतें खुद को छुपाती हैं, जिस मकसद की खातिर पाकिस्तान वजूद में आया था, हमने दुनिया को बताना है, हम आज़ाद हो चुके हैं। दादी ने प्रीशे का हाथ दबाया और उस पल प्रीशे के दिल ने अहद किया, अब हमने अंग्रेजों से अपनी सोच को आज़ाद करना है। प्रीशे एक अज़्म के साथ खड़ी हुई। वो जल्द से जल्द इस लिबास से खुद को आज़ाद करा लेना चाहती थी और कल पहली फुर्सत में उसने अबाया खरीदना था। ये अज़्म कच्चा नहीं था, आने वाली नस्लों को इस मुल्क के बनाए जाने का मकसद उजागर करना था। दादी ने उसे जाते देखकर अपने दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस किया। आज उन्हें लगा प्रीशे उनकी बातों को समझ चुकी है। कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।